भारत भूमि। भारत भूमि। बच्चों, आज का हमारे लेसन का नाम है भारत भूमि। सोशल स्टडी यानी कि सामान्य विषय सब्जेक्ट का ये पहला लेसन है हमारा। और आज हम लोग इसमें भारत की भूमि यानी कि अपने देश, जिस देश में हम लोग रहते हैं, उस देश की भूमि के बारे में, उस देश की ज़मीन के बारे में जानेंगे। भूमि का मतलब होता है ज़मीन। हम लोग के घर जो बने हैं वो ज़मीन पर बने हैं। सब कुछ, जो कुछ भी हम लोग चलते हैं ज़मीन पर चलते हैं। तो ये जो ज़मीन है भारत की, भारत देश की, इसके बारे में आज इस लेसन में बताया गया है कि भारत देश की, हमारे देश की ज़मीन कितनी बड़ी है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, क्षेत्रफल कितना है। हमारी देश की ज़मीन के चारों तरफ, ज़मीन के बाद का जो बाहर का हिस्सा है, जो सरहद के पास के कौन कौन से देश मिले हुए हैं हमारे देश से, हमारे देश के पास कहाँ पर, किस दिशा में कौन सा सागर है, किस दिशा में खाड़ी है, किस दिशा में कहाँ पर पहाड़ हैं, कहाँ पर पर्वत हैं, क्या है, ये सब कुछ इस लेसन में हमें बताया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि जैसी जगह होगी, जैसा वहाँ का माहौल होगा, अगर पर्वत है, अगर पहाड़ है, हिमालय है, या फिर अगर नदी है, तालाब है, समुद्र है, या फिर अगर घास फूस का मैदान है, या फिर अगर मरुस्थल है, तो वहाँ का वातावरण जैसा होगा वैसा ही वहाँ का रहन सहन होगा लोगों का, और वैसे ही वहाँ का खान पान भी होगा। तो इस तरह पूरे देश के बारे में एक चीज़ बताई गई है जो कि इस लेसन में हम लोग समझेंगे। तो हम ध्यान से आप लोगों को इसे समझना है, सुनना है और समझना है। इसके अलावा साथ में इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर एक मैप दिखाया है, और ये मैप है भारत का प्राकृतिक मैप। प्राकृतिक मतलब होता है कि प्रकृति के बारे में, जिसमें बताया गया हो नेचर के बारे में, यानी कि नेचर, यही कि नेचर का मतलब होता है कुदरत से, ऊपर वाले से, कि ऊपर वाले ने कैसे धरती को बनाया है, सब कुछ कहाँ पर कैसा है। उसी तरह धरती पर हमारा देश भारत है, तो भारत के आसपास प्रकृति ने उसे कैसा बनाया है। तो आपको पढ़ने के साथ साथ हम इस मैप में इस जो नक्शा है भारत का प्राकृतिक रूप से जो दिखाया गया है, इसमें भी आपको हम समझाते चलेंगे कि किस जगह पर जो बात कही गई है वो भारत के नक्शे में किस जगह पर है। तो इसको आप देखकर समझ सकते हो कि हमारे देश में किस तरफ, किस दिशा में कौन सी चीज़ है। तो इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे देश भारत भूमि के बारे में क्या इसमें बताया गया है। भारत एक विशाल देश है। विशाल मतलब होता है बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा जब कुछ होता है तो उसको कहते हैं विशाल। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, काफ़ी बड़ी ज़मीन है यहाँ पर, काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पर। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अब कोई चीज़ होती कहीं पर होती, स्थित होना मतलब किसी जगह पर कुछ होना। तो ये जो है कहाँ पर स्थित है भारत, हमारा जो देश है, भारत की ज़मीन कहाँ पर है, ये दुनिया को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, द्वीप महाद्वीप इस तरह करके। तो जो एशिया महाद्वीप है, महाद्वीप का नाम है एशिया, और जो एशिया महाद्वीप है उसके दक्षिण में हमारे भारत की ज़मीन स्थित है, यानी कि हमारे भारत की ज़मीन वहाँ पर एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है। ये बात आपको याद करनी है। इसके बाद देखिए आगे फिर क्या है। इसके ऊपरी मार्ग में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। इसके ऊपरी भाग में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अब उत्तरी भाग जो इसका है वहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब इसमें हमें मैप में देखना होगा कि उत्तरी भाग कहाँ पर है। तो ये जो हमारा मैप है, इस मैप में ये जो ऊपर का हिस्सा है ये है उत्तर, ये उत्तर की दिशा है। और इस दिशा में क्या है, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत हमारे देश की सरहद से रक्षा करता है। वहाँ पे बर्फ़ इतनी है, वहाँ पे इतनी ठंडक होती है, वो इतना ऊंचा है कि कोई भी दुश्मन आसानी से चढ़कर हमारे देश के अंदर नहीं आ सकता। उसको पहले पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही वो हमारे देश तक आ सकता है। तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा का साधन है। और ये कहाँ पर है, ये उत्तर की दिशा में स्थित है। तो याद रखना है कि उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है। फिर आगे देखते हैं क्या है। भारत के बीच का भाग बहुत चौड़ा है, जो एक विशाल मैदान है। दक्षिण की ओर यह पतला होता गया है। यह पठारी भाग है। अब यहाँ पर अगर मैप में आप देखो तो इस नक्शे को अगर ध्यान से पहले देखो तो यहाँ से यहाँ तक देखो तो ये इस जगह पर पतला है,
फिर यहाँ पर देखो तो ये मोटा हो गया है और फिर ये नीचे आकर यहाँ पतला हो गया है। ये इधर से यहाँ पर मोटा हो गया, फिर इस तरफ यहाँ पर ये पतला है और फिर ये इस जगह पर आकर मोटा होकर फिर यहाँ पर नीचे पतला हो गया है। तो ये हमारे देश के नक्शे में ये जो बीच का हिस्सा है ये चौड़ा है और यहाँ चारों तरफ का हिस्सा जो है वो कोने जो है वो पतले होते गए हैं। तो जो बीच का भाग है ये चौड़ा हिस्सा है, ये बड़ा हिस्सा है, काफ़ी फैला हुआ हिस्सा है ज़मीन का भारत की। और ये इसको जो है ये पठारी क्षेत्र कहलाता है हमारे देश का। इसको दक्षिण के पठार के नाम से इस जगह को जाना जाता है। तो जो ज़मीन का हिस्सा है इस ज़मीन को, भारत की बीच की ज़मीन को, ये जो यहाँ पर दिया है गुलाबी कलर में, इसको दक्षिण का पठार कहते हैं। तो ये बीच का हिस्सा क्या कहलाएगा? दक्षिण का पठार, जो कि गुलाबी रंग से दिया हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या बताया गया है। भारत के पूर्वी ओर पर बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। तो अब कौन सी दिशा बताई? पहले उत्तर दिशा बताई थी। उत्तर में यहाँ पर बताया था कि है हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय के पहाड़ हैं यहाँ पर। उसके बाद बताया है कि भारत के पूर्वी छोर पर बंगाल की खाड़ी है। तो पूर्वी छोर कौन सा है? ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर निशान लग रहा है। ये हमारा जो है ये हिस्सा हमारा पूर्वी छोर का कहलाएगा। और यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी, इस जगह पर ये बंगाल की खाड़ी है। तो ये पूर्व का हिस्सा पड़ता है, पूर्व की दिशा कहलाएगी और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। और तथा पश्चिम में अरब सागर है। उसके बाद पश्चिम दिशा कौन सी है? ये पूरब है और ये जो है ये हमारी पश्चिम की दिशा है, इधर पश्चिम दिशा पड़ती है। तो इस तरफ क्या है? इस तरफ अरब सागर पड़ता है। इस तरफ अरब सागर जो है हमारे भारत देश के पश्चिम दिशा में पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर दिया हुआ है ये अरब सागर, ये पश्चिम दिशा में पड़ता है। तो इस तरह से ये तीन दिशाओं के बारे में बताया कि तीन दिशाओं में क्या है। और इसके बाद चौथी दिशा में बताएंगे कि यहाँ पर क्या है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। उसके बाद दक्षिण दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा ये कहलाएगी। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हिंद महासागर, ये आप देखोगे तो यहाँ पर हिंद महासागर है। तो ये दिशा कौन सी है? ये दक्षिण की दिशा है। तो यहाँ पर हम लोगों को चार दिशा के बारे में बताया गया। एक दिशा है ये, इसको बोलते हैं उत्तर की दिशा। उसके बाद दूसरी दिशा है ये बोलते हैं पूर्व। इसके बाद तीसरी दिशा है ये, इसको कहते हैं पश्चिम। और उसके बाद ये है हमारी चौथी दिशा और इसको कहते हैं दक्षिण। तो ये हो गई उत्तर। उत्तर में क्या है? हिमालय के पर्वत श्रृंखला, याद रखिएगा इसको। इसके बाद पूर्व की दिशा है और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये याद रखिएगा कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। उसके बाद ये है हमारी पश्चिम की दिशा है और यहाँ पर है अरब सागर। इसके बाद ये जो नीचे की दिशा है ये दक्षिण की दिशा है और यहाँ पर हिंद महासागर स्थित है। तो इस तरह चार दिशाओं में चार ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनसे हमारे देश की कहीं ना कहीं रक्षा होती है, हमारे देश की हिफाजत होती है। किसी को भी आने के लिए इनको पार करके आना पड़ेगा और ये बहुत हमारे देश की सुरक्षा करती है, हमारे देश की ज़मीन की, हमारे देश के लोगों की। फिर हम लोग अगर आगे देखें तो आगे लेसन में दिया है भारत उत्तर से दक्षिण तक 3200 किलोमीटर तक तथा पूरब से पश्चिम तक 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत उत्तर से दक्षिण तक 3200 किलोमीटर, याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण तक कितना बड़ा है भारत की ज़मीन को नापा जाएगा तो 3200 किलोमीटर। और उसके बाद पूरब से पश्चिम तक कितनी बड़ी ज़मीन है हमारे देश की, अगर उसको नापा जाएगा तो 3000 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण मतलब क्या हुआ? उत्तर ये है और दक्षिण की ज़मीन का आखिरी अंत यहाँ पर है। तो इस शुरुआत से इस अंत तक हम नापेंगे अगर, तो ये हमारा 3200 किलोमीटर होगा। उसके बाद अगला है पूरब से पश्चिम तक। तो ये है हमारे पूरब की दिशा का एक अंत, एक कोना, और ये है हमारे पश्चिम की दिशा का एक कोना। तो यहाँ से यहाँ तक की ज़मीन को अगर हम नापेंगे तो ये होगी 3000 किलोमीटर। तो इसको याद रखिएगा कि कहाँ से कहाँ तक की ज़मीन की लंबाई कितनी है। उसके अलावा अगर इस लंबाई का इस जो चौड़ाई जो 3000 जो उत्तर से दक्षिण तक की जो है लंबाई वो है 3200 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई जो है वो 3000 किलोमीटर। इस लंबाई का, इन दोनों लंबाइयों का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना है? भारत की संपूर्ण भूमि का क्षेत्रफल लगभग
32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है टोटल? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये कुल लंबाई है हमारे पूरे देश की मिला के, यानी कि इस पूरे देश की ज़मीन को अगर हम लोग नापेंगे तो इसकी पूरी लंबाई मिलाकर है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा सब लोग। और फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या समझाया गया है। ये सब चीज़ें जितनी हम अलग से बता रहे हैं, जिस पर हम जोर दे के बता रहे हैं, वो आपको याद करनी होंगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। और आगे देखते हैं क्या हमको याद करना है, क्या समझना है। भारत की उत्तरी सीमा पर चीन, नेपाल और भूटान देश हैं। अभी जैसे बताया था कि भारत की उत्तरी सीमा कौन सी है, तो भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा है, अभी हम दिखाते हैं आपको कि भारत की उत्तरी सीमा कौन सी है और वहाँ पर कौन से देश हैं, चीन, नेपाल और भूटान। इन 3 देशों के नाम दिए, 3 बड़े देश जो भारत की सीमा से मिले हुए हैं। ये यहाँ पर हमने बताया था आपको कि ये उत्तरी सीमा है। और यहाँ पर अभी इसको बड़ा करके देखते हैं तो यहाँ पर चीन, नेपाल और भूटान देश दिखेंगे आपको। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर चीन लिखा दिख रहा है और साथ में भूटान लिखा हुआ दिख रहा है। तो इस तरफ इस दिशा में क्या है, यहाँ पर चीन मिला हुआ है हमारे देश से, साथ ही नेपाल और भूटान देश की सीमा हमारे देश से इस जगह पर आकर मिली हुई है जहाँ पर कि हिमालय पर्वत है जिस दिशा में। उसके बाद अगला लेसन, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बताया गया है इसके पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश स्थित है। पूर्व में कौन सा है, नेपाल, भूटान और चीन है। उसके बाद पश्चिम दिशा किधर बताई थी, अभी फिर आपको दिखाते हैं। और वहाँ पर कौन से देश स्थित है आपको याद रखना है। पश्चिम दिशा में कौन सा देश है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये है हमारा देश का पश्चिम की दिशा। और यहाँ पर है, ये आप देखोगे तो ये इस जगह पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश लिखा हुआ है। तो ये इस तरफ हमारे देश में ऊपर की तरफ अगर हम सब देखेंगे तो यहाँ पर इन देशों की, अफगानिस्तान और पाकिस्तान देशों की सीमा हमारे देश से, इनकी सरहद जो है हमारे देश की सरहद से मिलती है। तो यहाँ पर ये 2 देश स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखें अपने, तो यहाँ बताया गया है पूरब में बांग्लादेश व म्यांमार देश है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका देश है। इसके बाद उत्तर में बता दिया, पश्चिम में बता दिया। इसके बाद पूरब में कौन सा देश है, पूरब में बांग्लादेश व म्यांमार देश स्थित है। पूरब दिशा किधर है, ये ध्यान से देखिए, पूरब दिशा जो है वो इधर की ओर है। और यहाँ पर कौन सा देश स्थित है, बांग्लादेश और म्यांमार। इसको ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर दिखाई पड़ेगा हमें, ये देखिए लिखा हुआ है। जो ऊपर भूटान लिखा है वो तो उत्तर में आता है, लेकिन नीचे जो बांग्लादेश और म्यांमार देश लिखा हुआ है ये हमारा पूर्व की दिशा में हमारे देश के ये देश आएंगे। इनकी सरहद जो है हमारे भारत देश की पूर्वी दिशा से मिली हुई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखें, जबकि दक्षिण में ये श्रीलंका देश स्थित है। उसका दक्षिण कहाँ था, दक्षिण का हिस्सा ये वाला है। इसको अगर हम जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप कि ये यहाँ पर श्रीलंका जो है वो स्थित है, जहाँ पर हिंद महासागर है दक्षिण में, नीचे की तरफ हमारे देश में, वहाँ पर श्रीलंका देश स्थित है। तो इस तरह से ये कुछ देश बताए गए कि कौन कौन से देश हमारे देश के उत्तर में है, कौन से देश हमारे देश के दक्षिण में है, कौन से देश हमारे देश की सरहद से मिले हुए पूरब में है और कौन से देश हमारे देश की सरहद से मिले हुए पश्चिम दिशा में है। साथ ही वो ज़मीनें बताई गई, वो पहाड़ बताए गए जिनसे हमारे देश की सरहद से मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे देश की रक्षा भी करते हैं। फिर आगे अगर हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं और देखते हैं, भारत का समस्त धरातल एक समान नहीं है, इसमें बहुत विविधता है। कहीं ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं विस्तृत समतल मैदान। भारत का समस्त धरातल मतलब होता है कि समस्त मतलब होता है पूरा, जिसमें सब आ जाए। धरातल मतलब जो उसका पूरा जो बेस है, उसकी पूरी जो ज़मीन है वो पूरी तरह से एक समान नहीं, मतलब एक बराबर नहीं है। जैसे हम लोग सड़क पे चलते हैं तो रोड एक समान होती है ना, बिल्कुल चिकनी सपाट होती है। हम लोग जिस ज़मीन पे रहते हैं, वहाँ जहाँ पे रहते हैं वहाँ ज़्यादातर ज़मीन एक समान सपाट है, पूरी एक जैसी है। पर पूरे भारत देश में ऐसी ही ज़मीन नहीं है। हम लोग कई जगहों पर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे, कहीं पथरीले पहाड़ होंगे, कहीं पर हरे भरे
घास के मैदानों के पेड़ों के पहाड़ होंगे, कहीं पर बर्फ़ के पहाड़ होंगे, कहीं पर केवल पहाड़ पे मिट्टी होगी। तो इस तरह बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे। उसके अलावा पहाड़ से थोड़ा छोटा होता है और ज़मीन से ऊंचा होता है, उसको बोलते हैं पठार। तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर पठारी क्षेत्र होंगे, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर केवल रेत ही रेत होगी, बालू ही बालू होगी, जिसको रेगिस्तान कहते हैं। कई जगह ऐसी होगी जहाँ मरुस्थल होगा, कई जगह ऐसी होगी जहाँ पर हरियाली होगी। बहुत सी जगह हमारे देश की सरहद में आएगी जहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी, समुद्र ही समुद्र होगा। तो पूरी ज़मीन एक जैसी नहीं है, यहाँ पर अलग अलग तरह की ज़मीनें हैं, इस बारे में बताया गया है। इसके साथ ही अगर हम लोग आगे देखें, फिर कहीं रेगिस्तान है तो कहीं पठार है। जैसा बताया भी आपको, ऊंचे पर्वतों के अनेक नदियाँ निकलती हैं। जो ऊंचे पहाड़ हैं, हम लोग के देश में इतनी सारी नदियाँ हैं, वो सब ज़्यादातर पहाड़ों से होते हुए ही वहाँ से उनकी शुरुआत होती है और उसके बाद वहीं पहाड़ों से निकलकर वो धीरे धीरे शहरों शहरों करते करते पूरे देश में अलग अलग नामों से फैली हुई हैं। उत्तर भारत के मैदानी भाग को हरा भरा करती हैं। फिर वो जो नदियाँ हैं वो निकलती हैं और जाकर खेतों में जाती हैं और मैदानों में जाती हैं और वहाँ पर फिर उनको हरियाली पहुँचाती हैं, हमारे देश को समृद्ध बनाती हैं, अनाज देती हैं, उन नदियों की वजह से मिलता है हम लोगों को। इसके पश्चिम छोर पर विशाल रूप से फैला बार थार का रेगिस्तान है। पश्चिम का जो छोर है, इसका पश्चिम का छोर कहाँ पर है, फिर से एक बार देख लीजिए। ये है हमारा उत्तर, ये है हमारा पूरब, ये है हमारा पश्चिम और ये है हमारा दक्षिण। तो पश्चिम का छोर कौन सा है, ये वाला है। और यहाँ पर क्या है, थार का रेगिस्तान। इसको अगर हम जूम करके देखें तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि थार का रेगिस्तान कहाँ पर है। इसमें बहुत छोटा लिखा हुआ है तो इसमें आपको नहीं दिख रहा है, पर ये एक्चुअली पश्चिम की दिशा है। तो यहाँ पर आप जब देखोगे इसको, मैप को अगर आप ओरिजिनल से सामने देखोगे तो आपको दिखेगा कि पश्चिम की दिशा में, इस दिशा में थार का रेगिस्तान है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। थार का रेगिस्तान है। दक्षिण में पूर्वी और पश्चिम दोनों तटों पर लंबी पट्टी है। पट्टी के रूप में तटीय मैदान है। बीच का भाग दक्षिण का पठार कहलाता है। उसके बाद इस नक्शे में फिर से एक बार हम लोग देखते हैं ध्यान से, तो समझ में आएगा कि जो लाइन लिखी है, फिर से इस लाइन को एक बार पढ़ लीजिए और फिर नक्शे में देखते हैं मैप में। दक्षिण में पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर लंबी पट्टी के रूप में तटीय मैदान है। तो कहाँ से कहाँ तक, दक्षिण से पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरफ, यानी कि दक्षिण से पूर्वी और पश्चिमी। तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। पहले दक्षिण से पूर्व और पश्चिम देखते हैं कहाँ पर है। तो ये है हमारा दक्षिण, ये है हमारा पूर्व और ये है हमारा पश्चिम। तो दक्षिण से पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर इधर बताया गया है, मतलब इतनी दिशा में। यानी कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर ये जो नीला नीला जितना भी ये सब नीला नीला दिख रहा है, ये समुद्र है किनारे किनारे देश के। और तटीय मैदान बोलते हैं जो ज़मीन का हिस्सा समुद्र की ज़मीन से मिला हुआ होता है, जो समुद्र की ज़मीन से छू रहा होता है, जहाँ समुद्र टच कर रहा होता है, छू रहा होता है ज़मीन को, वो तटीय मैदान कहलाता है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इस जगह से ये पूरा जो है हमारा यहाँ तक की ज़मीन जो है ये अंदर की, इसके ये हरी हरी दिख रही है। तो ये जितनी भी हरी दिख रही ज़मीन, इसके बीच में जो वी जैसा दिख रहा है, ये तटीय मैदान कहलाएगा, क्योंकि ये पूरे के पूरे ज़मीन का हिस्सा जो है ये समुद्र से छू रहा है। तो ऐसी ज़मीन भी भारत में है जहाँ पर तटीय मैदान कहलाते हैं, क्योंकि वो हिस्सा समुद्र से मिला हुआ है। तो ये तटीय मैदान कहलाता है। बीच का भाग दक्षिण का पठार कहलाता है। तो ये चारों तरफ का भाग बताया अभी, और उसके बाद बीच का भाग, जैसा कि पहले भी देखा था हम लोगों ने कि यहाँ पर जो बीच का भाग है, ये वाला, ये हिस्सा हमारा जो गुलाबी कलर से पिंक कलर से दिख रहा है, ये है दक्षिण का पठार। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भारत, लिखा है भारत के नीचे लिखा है दक्षिण का पठार रेड कलर से। तो ये हिस्सा पूरा जो गुलाबी कलर से दिख रहा है, ये दक्षिण का पठार कहलाता है। तो इसको मैप में अच्छे से आप समझ लो, ताकि मैप में आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना होगी किस तरफ कौन सी जगह है। साथ ही अगर मैप में बताने को कहा जाए कहाँ पर क्या है, तो आप बता भी सकते हो, आराम से दिखा सकते हो उसको, किस जगह पर क्या चीज़ हमारे देश में स्थित है और कौन सी चीज़ हमारे देश के आसपास स्थित है। धरातल के आधार पर हम भारत को निम्नलिखित 5 भागों में बांट सकते हैं। धरातल के आधार पर, जैसा कि बताया कि धरातल मतलब, धरा मतलब होता है ज़मीन, और तल मतलब भी जो नीचे का बेस होता है। तो जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं, हमारा बेस क्या है, ज़मीन है। हमारा घर कहाँ बना है, उस ज़मीन के, हमारा घर जो बेस है हमारे घर का, वो धरती है, ज़मीन है, धरा है। तो वो जो धरातल है उसको 4-5 भागों में बांटा गया है।
किस आधार पे? क्योंकि कुछ ज़मीन ऐसी जहाँ पर पहाड़ है तो वो पर्वतीय भाग कहलाएगा। उसके बाद कुछ ज़मीन ऐसी जहाँ पे खाली मैदान ही मैदान पड़े हैं, खाली ज़मीन पड़ी है बहुत सारी एकदम सपाट, तो वो उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। ऐसा जगह कहाँ पर है? उत्तर में ऐसे विशाल मैदान है और वो उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। फिर उसके बाद दक्षिण का पठार। अब कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे पठारी क्षेत्र है, यानी कि ज़मीन से ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले बने होते हैं, पहाड़ से बहुत छोटे होते हैं लेकिन ज़मीन से काफ़ी ऊपर उठे हुए होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, तो उनको पठार कहते हैं। ऐसी बहुत सी जगह हमारे देश में जहाँ पर पठार बने हुए हैं, जो कि दिखाया था बीच में पड़ता है हमारे देश के, तो वो ज़मीन का नाम रखा गया है दक्षिण का पठार। इसके बाद चौथे नंबर पर है पश्चिम का मरुस्थल। पश्चिम का मरुस्थल आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है, ये पश्चिम है और ये पश्चिम का देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पश्चिम का मरुस्थल, ये रेड कलर से देखो लिखा हुआ है, तो ये पश्चिम का मरुस्थल इस तरफ है येलो कलर से जो दिखाया हुआ है। तो ये पश्चिम का मरुस्थल ये चौथे नंबर पे हमारे देश में पश्चिम का मरुस्थल की ज़मीन के नाम से जाना, इसको नाम दिया गया है। मरुस्थल मतलब कहते हैं जहाँ पर ऐसी ज़मीन जहाँ पर कुछ उग ना सकता हो, या फिर ऐसी ज़मीन बिल्कुल बीहड़ इलाका पड़ा हो जो जहाँ पर कोई फसल ना उग सकती हो बिल्कुल भी, तो वो मरुस्थल कहलाती है। उसके बाद ये 5वें नंबर पर है समुद्र तटीय मैदान। जैसा कि बताया अभी, तट मतलब होता है किनारा, समुद्र तटीय मतलब समुद्र का किनारा, तो वो ज़मीन जो समुद्र के किनारे समुद्र से मिली हुई है वो समुद्र तटीय मैदान कहलाता है। तो इस तरह हमारे देश की ज़मीन को 5 भागों में बांटा गया है। इसको भी याद करिएगा आप लोग, किन 5 भागों में बांटा गया है? नंबर 1 हिमालय का पर्वतीय भाग, नंबर 2 उत्तर का विशाल मैदान, नंबर 3 दक्षिण का पठार, नंबर 4 पश्चिम का मरुस्थल तथा नंबर 5 समुद्र तटीय मैदान। इन 5 नामों को याद करिएगा इसको, क्योंकि हमारे देश की ज़मीन को 5 इन नामों के आधार पर हम विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं कि ऐसी ऐसी ज़मीन हमारे देश में इस तरह से है। फिर आगे अगर हम देखते हैं हम लोग, धरातल की तरह हमारे देश की जलवायु में भी अनेक विविधताएँ पाई जाती हैं। धरातल आपको बताया कि ज़मीन का जो तल है यानी कि ज़मीन को बोलते हैं। तो धरातल की जैसे धरातल अलग अलग है, कहीं पहाड़ है, कहीं समुद्र है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मरुस्थल है, तो उसी तरह जो वहाँ की जलवायु होती है। अब जलवायु का मतलब समझ लो, जलवायु में 2 शब्द हैं, जल और वायु। जल का मतलब पानी और वायु का मतलब हवा। तो जैसी ज़मीन होगी, अगर पहाड़ी क्षेत्र है, अगर हिमालय की ज़मीन है, तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी? क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ है तो वहाँ का जो पानी है वो भी ठंडा होगा और वहाँ की हवा जो है वो भी ठंडी होगी। अगर कोई जगह ऐसी है जो कि रेगिस्तान में है या मरुस्थल में जैसे बताया गया है, तो वैसी जगह पर अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर बहुत गर्मी होगी, तो वहाँ का पानी भी गर्म हो जाएगा गर्मी से और वहाँ की हवा भी जो होगी वो गर्म होगी। इसी तरह अगर हम लोग कहीं समुद्र तटीय मैदान पर हैं तो वहाँ पर समुद्र की वजह से रात में ठंडा रहता होगा और दिन में गर्म रहता होगा। साथ ही वहाँ बरसात भी अक्सर होती रहती होगी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बरसात का मौसम भी अक्सर रहता होगा, प्लस गर्मी और सर्दी दिन और रात में मिला जुला मौसम रहता होगा। तो इस तरह जैसी जगह होगी वहाँ का मौसम भी, वातावरण भी, वहाँ की जलवायु भी वैसी ही होगी। और जैसी वहाँ की जलवायु होगी फिर उसी तरह का वहाँ पे खाने के लिए अनाज उग पाएगा, वैसी ही फसलें वहाँ पर हो पाएंगी। उसी आधार पर लोगों को वहाँ के कपड़े पहनने पड़ेंगे और लोगों का रहन सहन भी फिर उसी आधार पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि वो जगह कैसी है, और फिर वैसे ही लोग वहाँ के खाना खाएंगे और वैसे ही लोग वहाँ के रहेंगे। जैसे कि कई जगहों पर चावल होता है, कई जगहों पर गेहूँ होता है, कई जगह पर कोई फसल होती है, कई जगह पर कोई फसल होती है। तो ये सब वहाँ की ज़मीन की जलवायु कैसी है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, इस आधार पर ही डिसाइड होता है कि वहाँ पर कौन सी फसल अच्छे रूप से उगाई जा सकती है, और फिर उन्हीं फसलों को उगाया जाता है और फिर उसी आधार पर वहाँ का रहन सहन बन जाता है उस जगह का। तो ये जो लाइन है, धरातल की तरह हमारे देश की जलवायु में भी अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। तो इससे में क्या समझ में आ रहा है कि धरातल जो है, जैसे ज़मीन हमारे देश की अलग अलग है, उसी तरह उसी ज़मीन की वजह से अलग अलग होने की वजह से हमारे देश का मौसम भी अलग अलग है, तो वहाँ के पानी और हवा का तापमान भी अलग अलग होता है। फिर नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखें तो यहाँ कई स्थानों पर गर्मी तो कई स्थानों पर अधिक सर्दी पड़ती है। जैसा कि बताया भी आपको कि अगर पहाड़ी क्षेत्र है, समुद्र किनारा है, रात का समय है समुद्र किनारे का, तो वहाँ पे ठंडक होगी। अगर कोई रेतीली जगह है, मरुस्थल है या समुद्र का किनारा है पर दिन का समय है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी गर्म होगी। तो इस तरह कहीं पर सर्दी होती है और कहीं पर गर्मी रहती है। कहीं अधिक वर्षा होती है तो कहीं नाम मात्र की वर्षा होती है। अब जैसे एक ज़मीन है मरुस्थल है तो वहाँ पर पानी बहुत कम बरसता है, वहाँ पर एकदम सूखा पड़ा रहता है, वहाँ पे फसल नहीं उग पाती है। लेकिन कहीं जैसे पौंडीचेरी है या कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर समुद्र तटीय मैदान और समुद्र किनारे होंगे, वहाँ पे अक्सर पानी बरसता रहता है, बहुत ज़्यादा पानी बरसता रहता है।
क्योंकि होता क्या है कि समुद्र में क्या होता है, समुद्र में जो पानी होता है वो भाप बनकर उठता है और कई बार पानी जो है बहुत ऊंचे नहीं जा पाता है और थोड़ा सा ऊपर जाकर ही बादल बनकर वो फिर से जो है बरस जाता है। तो वहाँ पर अक्सर पानी बरसता रहता है। पहाड़ों पर बर्फ़ है और उनकी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं। अब जैसे हिमालय का पहाड़ है और कई जगहों पे पहाड़ होता है, हिमालय के पहाड़ पे अक्सर बर्फ़ जमी रहती है, पूरे पहाड़ पे बर्फ़ से ढका रहता है। उसके अलावा कई और जगह हैं जहाँ पर अक्सर बीच बीच में बर्फ़ पड़ती रहती है। तो जब बर्फ़ पड़ती है तो उस समय वहाँ के पहाड़ भी जो है वो बर्फ़ से ढक जाते हैं और जब बर्फ़ से ढक जाते हैं तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर बहुत अधिक ठंडक पड़ जाती होगी, वहाँ का जल और वायु सब बहुत अधिक ठंडा हो जाता होगा। फिर लास्ट लाइन अगर हम देखें इस लेसन की, जलवायु की इन विविधताओं का भारत के लोगों के रहन सहन और खान पान पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो जो जलवायु है, जैसा बताया कि कहीं ठंडा है, कहीं गर्म है, कहीं अलग है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं बर्फ़ पड़ती है, उन सब वजहों से वहाँ के लोगों का खान पान भी जो है, जो लोग वहाँ रहते हैं वो जैसी फसल मौसम के हिसाब से उगा पाते हैं वैसी फसलें उगाते हैं और फिर उन्हीं को खाते हैं। कई लोग समुद्र किनारे रहते हैं या फिर वहाँ फसलें नहीं उगा पाते हैं तो मछलियाँ हैं या फिर समुद्र के जो जीव जंतु हैं उनको खाकर ही अपना काम चलाते हैं। तो वहाँ के लोगों का रहन सहन वैसा हो जाता है, उनका काम ही मेन होता है मछलियों को पकड़ना या फिर समुद्री जीव जंतुओं को पकड़ना, फिर उनको बेचना, उन्हीं को खाना। तो उनका पूरा टाइम काफ़ी लोगों का इन्हीं सब में वहाँ के चला जाता है। तो इस तरह इस लेसन में बताया हमको पूरे हमारे देश के बारे में कि हमारे देश की ज़मीन कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ की ज़मीन किस किस तरह से है, कितने भागों में बटी है, वहाँ पर हमारे देश के अंदर का बताया प्लस देश की सरहद जो है हमारी चारों तरफ, उससे कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं, कौन कौन से देश मिले हुए हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से बेटा पढ़िएगा सब लोग अच्छे से और सुनिएगा ध्यान से बार बार, इसको अच्छे से समझिएगा और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज आ रही है उसकी एक्सरसाइज को समझ के अच्छे से करिएगा। फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, नेक्स्ट लेसन में अपने फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। बच्चों, ये हमारे सामाजिक विषय सब्जेक्ट के लेसन 1 का एक्सरसाइज है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। फिर कॉपी पे आप लोगों को फेयर कॉपी में करके पहले दिखाना होगा, उसके बाद इसे पहले रफ कॉपी में करके दिखाना होगा और उसके बाद फिर आपको इसे अपनी फेयर कॉपी में करके चेक करवाना होगा। तो इस एक्सरसाइज को ध्यान से समझ लीजिए ताकि आप इजीली इसे कर पाएँ। तो इसमें पहला जो है लिखा हुआ है, इसमें ऑप्शन जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। यहाँ पर विकल्प इंग्लिश में कहते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर हर 3 क्वेश्चन दिए हैं, का, खा, गा, और इसके 3 विकल्प दिए हैं। इन 3 विकल्प में से हमें एक को चुनना है जो सही है, जो हमने पढ़ा है अभी, और उसके आधार पर हमें बताना है कि कौन सा उत्तर सही है इसमें। तो पहला है का, इसमें लिखा है भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है हम लोगों ने पढ़ा था, एक है एशिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें हमें किस पर बताना है, भारत एशिया महाद्वीप पे के दक्षिण में स्थित है बताया गया था। तो भारत कहाँ पर है, इसमें आपको बताना है भारत दक्षिण में, यहाँ पर हम लोग भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद दूसरा है भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है। उत्तर में कौन सा पर्वत है हम लोगों ने पढ़ा था अभी, उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसके बाद है भारत की सीमाएं कितने देशों से मिलती हैं। तो भारत की सीमाएं हम लोगों ने पढ़ी थी कितने देशों से मिलती हैं। 3 देश उत्तर में थे, 2 देश पश्चिम में थे और 2 देश जो है वो हमारे पूरब में थे। तो इस तरह करके 4 और 3 7 देश थे। तो हमारे देश की सीमाएं इन 7 देशों से मिलती हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे अपना आंसर क्या रहेगा, 7 नंबर पे अपना टिक करेंगे। तो आंसर हमारा होगा 7। ठीक है, तो इसमें 7 देशों की सीमाओं से अपने आंसर में आप कर दीजिएगा। फिर इसके बाद अगला देखिए, फिर अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, यानी खाली जगह भरनी है। और साथ में यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिए हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, 1 2 3 4। इनमें से छांट के हमें जो पढ़ा है उस आधार पे भी ध्यान करके याद करके आपको सब लिखना है। देखते हैं कि क्या है और यहाँ पे क्या भरना है। पहला है भारत के डैश का विशाल मैदान अधिक उपजाऊ है। तो कौन सा मैदान है जो भारत का वो जो है वो अधिक उपजाऊ है। उपजाऊ मतलब जहाँ पर फसल जो है, जो अनाज है वो सब अच्छे से पैदा होता है, जहाँ पर अच्छे से फसलें तैयार होती हैं, पैदा होती हैं। वो कौन सी ज़मीन ऐसी भारत की कहाँ पर पड़ती है वो उपजाऊ है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज़ को। और अभी इसको अपनी एक्सरसाइज कॉपी में आप लोग क्योंकि लिखना भी है, तो यहाँ पर कौन सा है जो अधिक उपजाऊ है। तो इसके लिए हमें जो है हमारा उत्तर का, इस पर हमें यहाँ पर लिखना है। पहले में क्या होगा, उत्तर,
भारत के उत्तर का विशाल मैदान अधिक उपजाऊ है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला है धरातल के डैश में बड़ी विविधता है, मतलब धरातल जो है ज़मीन में जो है बड़ी अलग अलग तरह की है, तो क्या है भारत के डैश में बड़ी विविधता है, काहे में बहुत भारत किस चीज़ में बहुत अलग अलग तरह का है, धरातल में जो ज़मीन भारत की है वो काफ़ी अलग अलग तरह है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर नदी है, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर पठार है, तो इस तरह बहुत ऊबड़ खाबड़ या सीधी, कहीं सपाट, कहीं मैदान, अलग अलग तरह की ज़मीन भारत का धरातल है। तो यहाँ पर भरा जाएगा भारत के डैश में बड़ी विविधता है, तो भारत किस में बड़ी विविधता है, भारत के धरातल में लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, भारत के धरातल में बड़ी विविधता है, तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा तीसरा, भारत डैश महाद्वीप में स्थित है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो यहाँ पे भरा जाएगा एशिया, ए शी और या, ये या ठीक से बनाइएगा आप लोग, यहाँ ठीक से बन नहीं पाया बेटा, तो या ठीक से बना लीजिएगा एशिया, तो यहाँ भरा जाएगा भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा भारत महाद्वीप में स्थित है। भारत की डैश में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो विभिन्नताएं मतलब अलग अलग तरह की, भारत में क्या चीज़ है जिसमें अलग अलग तरह की जिसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्या है जो अलग अलग है, तो भारत की जो धरातल अलग अलग है, उसके अलावा धरातल की वजह से हर जगह की जलवायु, वहाँ का हवा और पानी का जो टेम्परेचर है वो सब भी अलग अलग है। तो भारत की जलवायु में यहाँ पर भरा जाएगा जलवायु, भारत की जलवायु में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो फोर्थ वाले में हम भर देंगे जलवायु। तो इस तरह ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे अगर हम लोग देखें तो फिर आता है क्वेश्चन हमारा अगला आता है फिल इन द ब्लैंक्स के बाद सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स हमें सही और गलत बताना है कि कौन सी बात, जो यहाँ पर 4 बातें कही गई हैं, इसमें कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। भारत का दक्षिणी भाग पठारी है, हम लोगों ने पढ़ा था अभी, तो क्या भारत, याद करिए और बताइए क्या भारत का दक्षिणी भाग पठारी है, भारत का बीच का भाग पठारी है और वो दक्षिण में आता है, तो हाँ जी भारत का दक्षिणी भाग पठारी है, यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद दूसरा है भारत के पश्चिम भाग में बार में थार का मरुस्थल है, जी हाँ ये भी सच है, थार का मरुस्थल कहाँ पर है, भारत के पश्चिम में स्थित है। भारत के पश्चिमी धरातल की सीमाएं अरब सागर से मिलती हैं, भारत के पश्चिमी धरातल की सीमाएं क्या अरब सागर से मिलती हैं, तो ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद हो, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम की दिशा थी और उधर ही जो है वो अरब सागर भी था, नीचे की तरफ दक्षिण की दिशा थी, नीचे हिंद महासागर था, बाएं हाथ की तरफ अरब सागर था, तो हाँ भारत की पश्चिम की दिशाएं अरब महासागर से मिलती हैं, तो ये आंसर में हमारा सही होगा, इस पर हम ट्रू का सही का निशान लगाएंगे, ये आंसर हमारा सही है। इसके बाद फोर्थ है हिमालय पर्वत भारत के दक्षिण में स्थित है, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि याद होगा हिमालय पर्वत ऊपर की तरफ था और ऊपर जो है वो उत्तर की दिशा है, तो हिमालय पर्वत उत्तर की दिशा में स्थित है, इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला सेंटेंस ये भी गलत है बात, हिमालय पर्वत भारत की दक्षिण दिशा में स्थित है, ये फॉल्स है, नहीं हिमालय पर्वत दक्षिण दिशा में स्थित नहीं है। फिर इसके बाद फोर्थ है प्रश्न उत्तर लिखने हैं, इसमें प्रश्न उत्तर एक बार ओरल देख लेते हैं कैसे क्या लिखना है, फिर आपको इसको बता दिया जाएगा कि आपको उत्तर कॉपी में लिख कर दिया जाएगा कैसे आपको करना है, पहले एक बार ओरल थोड़ा सा समझ लेते हैं। धरातल के आधार पर भारत का वर्गीकरण कीजिए, वर्गीकरण करना मतलब वर्गों में बांटना, वर्ग मतलब एक जो उसके जो भाग हैं उसको भागों में बांटना, तो धरातल के आधार पर भारत के कितने भाग बताए गए थे वो आपने पीछे देखा था, वही वाली चीज़ यहाँ पे लिखनी है, तो उत्तर में लिखेंगे धरातल के आधार पर भारत को 5 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, या फिर लिख सकते हैं धरातल के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे एक था दक्षिण का पठार था, उसके अलावा उत्तर का विशाल मैदान था, उसके अलावा पश्चिम का मरुस्थल था, उसके अलावा समुद्र तटीय मैदान था, इस तरह करके 5 नाम जो लिखे हैं वहाँ पर, इन 5 नामों को हम लिख देंगे तो ये हमारा आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद ये कॉमा कर करके लिखिएगा सारे नाम, 5 नाम को, या नंबर वाइज 1 2 3 4 5 करके भी लिख दीजिएगा जैसे बुक में दिया हुआ है, तो ये आंसर 1 कर लीजिएगा। फिर आंसर क्वेश्चन 2 देखते हैं।
भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो अभी हम लोगों ने देखा 7 देशों के नाम बताए थे, तो उसमें से केवल 4 पड़ोसी देशों के नाम कहे हैं। तो 4 पड़ोसी देशों के नाम आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे कौन कौन से थे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, म्यांमार, नेपाल। ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। इनके पड़ोसी देश मतलब जो हमारे देश से जिनकी सरहद, जिनकी ज़मीन हमारे देश की ज़मीन से मिली हुई हो। जैसे हमारे घर में पड़ोसी होते हैं ना, तो पड़ोसी किसको हम बोलते हैं? जिनका घर हमारे घर के बगल में होता है, हमारे घर से मिला हुआ होता है, वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। तो इसी तरह हमारे देश के पड़ोसी देश कौन से? जिनके देशों की ज़मीन जो है हमारे देश की ज़मीन से मिलती है। तो इसका आंसर में हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे? पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो हम आंसर लिखेंगे, भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 म्यांमार, नंबर 4 नेपाल। और उसके आगे चाहो तो आप और भी नाम लिख सकते हो जो नाम बताए गए हैं, भूटान, चीन आदि हैं। तो ये आंसर 2 लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? बताया गया था अभी आप लोगों को, आप लोग अभी जब पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, उन्हें फिर से आप देख सकते हो। तो भारत की जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई है वो कितनी थी? 3200 किलोमीटर। भारत की जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई थी वो कितनी थी? 3000 किलोमीटर। और भारत का कुल क्षेत्रफल जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना था? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। कितना था? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका आंसर हम कैसी कॉपी में लिखेंगे? क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आंसर हम लिखेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये हमारा आंसर 3 हो जाएगा। तो इस तरह पूरी एक्सरसाइज को आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से, अपनी कॉपी में रफ में करके चेक करा लीजिएगा, और उसके बाद इसे फेयर में करके सेंड करके चेक करवाइएगा। और फिर आपको सब याद करना है, क्योंकि याद करना मतलब अच्छे से इसको समझ लोगे तो याद बेटा अपने आप हो जाता है। लेकिन नहीं समझ में आया है तो उसको 2-4 बार 5 बार पढ़ लो, समझ लो, और फिर उसको अच्छे ढंग से समझ के याद कर लो। फिर एग्ज़ाम में आएगा तो अच्छे से आप लोग लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज भी हो गई और लेसन भी हो गया। हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन में और फिर उस नेक्स्ट लेसन की एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।